हाय गिरीश, हेलो ऋषिका, हेलो अनन्या। चलो अच्छी बात है, गुड। क्लास कैंसिल हो गई। ओके, सो यू सी अ यूनिफॉर्म rod of mass m and length l। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में दोबारा दूंगा, उसके बाद विल डिस्कस इट। एंड अभी तो ये अटेम्प्ट करो। ठीक है, वॉल इज स्मूथ, ग्राउंड इज रफ। ठीक है, you have to find normal reaction by wall, and then you have to find normal reaction by ground and friction force by ground। करना स्टार्ट कर दो गाइस। हाय शिवांश। एंड फाइनली minimum friction coefficient that the surface should have to get a situation। All right, can't see the question? Can see now? Okay, great. I was still typing the question. I thought कि मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हारे सामने जा रहा है, पर वो एक साथ ही गया है। So you see the figure? ठीक है, रॉड की लेंथ L है, मास M है, रॉड यूनिफॉर्म है, वॉल स्मूथ है, ग्राउंड रफ है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड एंड फ्रिक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड। थर्ड पार्ट बाद में सोचना उसके बारे में, पहले फर्स्ट सेकंड का आंसर निकालो। विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। ठीक है, रॉड इज एट रेस्ट, सो यू कैन यूज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, यू कैन यूज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। ठीक है, करो स्टार्ट। Okay, let's go private।
Normal reaction by the wall. We'll have to find that out. Check that. Girish has given me answer to part A. कर किसी और का भी आ गया, you can let me know. Yeah, by ground is correct, Rishika. तुम्हारा मुझे इससे पहले और कोई आंसर नहीं मिला है ऋषिका. तुम्हारे मैसेज से ऐसा लग रहा है कि तुमने और कोई आंसर भी दिया है. ओके, गिरीश एंड अनन्या, यू आर गेटिंग डिफरेंट. नहीं नहीं, सो दिस वाज द फर्स्ट आंसर रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड ऋषिका. इससे पहले मतलब प्राइवेट, इससे पहले जो तुम्हारा लास्ट मैसेज. ओके, दिस वाज फर्स्ट. फर्स्ट तो नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल है ना ऋषिका. यस यस. तुम्हारा जो आंसर तुमने एन बाय ग्राउंड दिया है, उसके पहले जो लास्ट मैसेज था वो था प्राइवेट, लाइक गोइंग प्राइवेट और नॉट काइंड. I got this message and it was followed by this message. No other message in between. Okay, fine. All right. All right. Now Ananya and Girish, तुम दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं. So I think it should be the correct one. उसके बाद कुछ नहीं. ऋषिका. चलो, should I do that? Should I do this question now? Okay. No, Rishika. Chalo, I'm doing it. Let's open the chat. I'm doing it. ठीक है. Let's talk about the FBD of this rod. ठीक है. ठीक है. तो FBD of rod बनाते हैं. ठीक है, इसी जगह बना लेते हैं. क्या क्या फोर्सेस. वॉल की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा, लाइक दिस. लेट दिस बी एन डब्ल्यू, नॉर्मल फोर्स बाय वॉल. कॉन्टैक्ट फोर्स में फिर एक नॉर्मल फोर्स ग्राउंड की वजह से भी लग जाएगा. दिस इज नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड. देन देयर कैन बी अ फ्रिक्शन आल्सो. ठीक है. फ्रिक्शन को मैं म्यू इनटू एन जी लिख दूं या फिर एफ लिखूं. क्या लिखूं? विच इज द बेटर थिंग टू डू? फ्रिक्शन को म्यू एन जी लिख दिया जाए या फ्रिक्शन को एक अननोन क्वांटिटी मानी जाए एफ. एफ लिखना ठीक रहेगा ना. म्यू एन जी तो मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन अटेन कर सकता है जरूरत पड़ने पर. ठीक है. पर हो सकता है उससे मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही हो. तो दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम एक कैपिटल एम जी ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ. ठीक है. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? अब देखो, यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वी कैन क्लेम दैट. ध्यान से देखना, दो इक्वेशन बनाऊंगा मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज करके. समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो, मतलब कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए. एक्स जनरली हॉरिजॉन्टल को मान लेते हैं. तो यहां से आ गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू एन डब्ल्यू के इक्वल होगी. ठीक है. ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी, आई कैन ऑल्सो से समेशन एफ वाई शुड बी जीरो. समेशन एफ वाई जीरो का मतलब हो गया क्या? एन जी शुड बी इक्वल टू एम जी. आ रहा है तक समझ में? सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अगर अननोन देखा जाए तो तीन है, अननोन तीन है, एन डब्ल्यू एन जी और एफ. सो आई नीड वन मोर इक्वेशन. ठीक है. तो वन मोर इक्वेशन के लिए क्या करेंगे फिर? वी कैन गो टू टॉर्क इक्वेशन. ठीक है. वी नीड वन मोर इक्वेशन. सो वी कैन यूज
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई एम चूजिंग दिस पॉइंट टू राइट टॉर्क इक्वेशन, एनी रीजंस व्हाई? टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्यों चूज कर रहे हैं? इस पॉइंट को चूज करने से दो फोर्स से पीछा छूट जाता है, ठीक है, दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो गया। अब एन डब्ल्यू का टॉर्क, लेट्स कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, एन डब्ल्यू का टॉर्क हम लिखेंगे एन डब्ल्यू इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एल साइन थीटा, चेक दिस, ये आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव दिस टाइम अनन्या, और ये एंटी क्लॉकवाइज ही, ठीक है। अब mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो mg का नेगेटिव लिख देंगे, mg का लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फॉर mg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l by 2 cos थीटा हो जाएगा, सो वी आर गोइंग टू राइट mg into l by 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, सो दिस बिकम्स द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमको वैल्यू मिलेगी, जैसे एन डब्ल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से, जब मैं थर्ड इक्वेशन से देखता हूं तो एन डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है ये एम जी कॉट थीटा बाई टू आ जाएगी, ठीक है, दिस इज एम जी इंटू कॉट थीटा बाय टू, और एन डब्ल्यू अगर इतना आ गया तो फ्रिक्शन भी इतना ही आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई एम जी कॉट थीटा बाय टू, ठीक है, और नॉर्मल जो ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है वो कैपिटल एम जी के इक्वल है ही, तो ये हमने फर्स्ट सेकंड आंसर निकाल दिया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड एंड फ्रिक्शन फोर्स बाय ग्राउंड, ये हो गया हमारा आंसर टू, ठीक है, दिस इज आंसर वन। अरे समझे, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, देखो थर्ड पार्ट पे क्या होगा, सिंस रॉड इज नॉट स्लिपिंग, लॉजिक देखना, मतलब कैसे लॉजिक दिया जाता है, सिंस रॉड इज नॉट स्लिपिंग, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग से या तो कम है या इक्वल, ज्यादा से ज्यादा इक्वल ही हो सकता है, ठीक है, तो एम जी कॉट थीटा बाय टू शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एन जी विच इज एम जी, तो म्यू की जो वैल्यू है वो कॉट थीटा बाय टू से बड़ी होनी ही चाहिए, अगर मान लो किसी सरफेस का म्यू इस वैल्यू से कम रह गया, ठीक है, किसी सरफेस का म्यू इस वैल्यू से कम रह गया तो रॉड इस तरह से खड़ी करना पॉसिबल नहीं होगा, रॉड स्लिप करेगी, आ रहा है क्या यहाँ तक समझ में? ठीक है, मतलब यहां से जरा सोच के बताना, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, सपोज फ्लोर बहुत स्लिपरी है, मतलब वॉल तो स्मूथ है ही, वॉल स्मूथ होने के अलावा फ्लोर भी बहुत स्लिपरी है, क्लियर है, ठीक है, फ्लोर बहुत स्लिपरी है, तो तुमको एक रॉड दी जाए कि इसको कोने में खड़ा कर दो, ठीक है, मतलब इसको दीवार के सहारे खड़ा कर दो, तो तुम उसको ज्यादा वर्टिकल रखने की कोशिश करोगे, मतलब वो स्लिप ना करे इसके लिए तुम उसे वर्टिकल ज्यादा रखोगे या उसको हॉरिजॉन्टल ज्यादा रखोगे? एक दीवार एक रॉड दे दी एंड यू सस्पेक्ट कि वो स्लिप हो सकती है, तो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वर्टिकल रखने से वी आर इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है, थीटा ज्यादा करके हम रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं क्या फ्रिक्शन की, हम कॉट थीटा को जितना ज्यादा रखेंगे हमें फ्रिक्शन की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी, ठीक है, तो रॉड के स्लिप होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, ठीक है, रॉड को हम जितना हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करेंगे हमारी फ्रिक्शन की जो डिमांड है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं हुआ तो रॉड स्लिप कर जाएगी, सो वी विल टेंड टू गिव द रॉड मोर वर्टिकल सो दैट इट डजंट स्लिप। आया क्या अब तक समझ में? ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है,
इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं उसके लिए। जस्ट मिनट। या तो अब एक काम करते हैं, अब ये कंडीशन हटा देते हैं कि वॉल इज स्मूथ, ये हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं कर देता हूं, जस्ट मिनट। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट बोथ सरफेसेस इज म्यू, मैं पेन से लिखूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट बोथ सरफेसेस इज म्यू। ठीक है, एंड लेट्स से द रॉड इज अबाउट टू स्लिप। ठीक है, इट इज गिवन दैट rod is in the on the verge of slipping। क्लियर है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोथ सरफेस पे म्यू है, तो यानी वर्टिकल सरफेस भी अब फ्रिक्शन ऑफर करेगी। एंड रॉड इज अबाउट टू स्लिप, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो पहले तो ये बताओ कि ये रॉड स्लिप होके नीचे गिरेगी और वर्टिकल हो जाएगी, मतलब व्हेन आई से इट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, सपोज इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये और हॉरिजॉन्टल होने लगेगी या ये और वर्टिकल होने लगेगी? नीचे की तरफ जाएगी, मतलब इट विल टेंड टू बिकम मोर हॉरिजॉन्टल, राइट? ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, दिस थॉट विल प्ले अ रोल इन द सोल्यूशन। ठीक है, सो यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ म्यू नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू इन टर्म्स ऑफ एम एल थीटा एंड जी? ठीक है, फाइंड म्यू। मास इज गिवन, लेंथ इज गिवन, थीटा इज गिवन, जी तो नॉन कांस्टेंट है, तो यू हैव टू फाइंड म्यू इन टर्म्स ऑफ दीज। ठीक है, everything depends on the FBD। if you draw the correct FBD, half of the problem is done। करेक्ट एफबीडी बनाने से आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, मतलब गलती होने के मेजॉरिटी चांस एफबीडी में ही होता है। प्रीवियस स्लाइड। नॉट दिस, या फाइंड म्यू।
ओके अनन्या म्यू निकालना है इस बार। एनीवेज चलो एन इनकी जरूरत तो पड़ेगी। आई चेक कि एन कितना आएगा, मतलब ये निकालने पड़ेंगे हमें, इट्स नॉट कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, let's do this. Should I start doing it? Okay, all right, all right. Waiting. Ananya, I don't know the answer. I'll have to solve it for on my own. All right. Okay, Shivansh, tell me. You can post your answer, Shivansh. No problem. I don't think कि यहाँ पे आंसर मैच करेंगे. चेक करते हैं. Okay, if you have equations ready, we are good to go. Like, don't worry about solving the equations. पहले तो equation मैच करें. ठीक है, important बात पहले तो ये है कि equations मैच करें. ठीक है, अगर इक्वेशंस मैच कर रही है तो लाइक आई विल अज्यूम कि ठीक है करेक्ट आंसर आ ही जाएगा. देखो एफबीडी बनाते हैं. ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस बनाता हूं मैं पहले. यहाँ पे लेट्स से आई एम ड्राइंग N1 लिख देता हूं इस बार. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन किधर ड्रॉ करूं? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉल नाउ. यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर ले, और ये इंपॉर्टेंट है. इसमें गलती मतलब ये तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट लगा के ही डिसीजन लेना है. सो यू कैन से कि ये एक इसमें अगर गलती हो गई तो आंसर गलत ही आएगा. ये करेक्ट ऊपर लेंगे. ये इसमें किसी को डाउट है तो बताओ. और ये वैल्यू म्यू n1 लिख दें क्या? कैन आई राइट दिस एज म्यू n1 और शुड आई राइट इट एज f1? इस बार म्यू n1 लिख दो. मतलब इफ यू डू नॉट राइट दिस एज म्यू n1 यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ इक्वेशंस. क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. दैट मींस फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है. जरा सी भी हमने और डिमांड प्लेस करी, ठीक है, तो फ्रिक्शन फेल हो जाएगा. अगर हम अब इसको F1 लिख देंगे तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वी विल फॉल शॉर्ट. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बिकम लार्ज, नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी लेस, सो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व. ठीक है, तो ये जो वर्ज ऑफ स्लिपिंग दे रखा है दिस इज समथिंग लाइक व्हिच ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस. ये जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज है उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि फ्रिक्शन इज हैज अटेन्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू. मतलब इस बार जो फ्रिक्शन है वो लेस देन लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, वो इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू है. ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल इंप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट की.
ठीक है, तो दूसरे कांटेक्ट पॉइंट पे हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी N2। ठीक है, अब बताओ फ्रिक्शन किधर ड्रॉ करूं? अगेन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक। फ्रिक्शन किधर की तरफ ड्रॉ किया जाए? फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम μN2 लिखेंगे। ठीक है, एंड देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज mg, उसको हम यहां से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब FBD पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्यूशन करता हूँ, मतलब रीजनिंग थोड़ी कम लिखता हूँ। पहले मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज करता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसको यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी, समेशन एफ एक्स 0 से बनेगी व्हाट, μN2 इक्वल टू N1। चेक करो, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से क्या बनेगी? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से बनेगी μN1 प्लस N2। चेक करो, इक्वल टू mg। ठीक है, अब टॉर्क 0 करना है हमें, तो टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट ही 0 कर देते हैं। उल्टा कर दिया, क्या हो गया? सब कुछ सही है ना? ठीक है, यस। सो टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट देखो। ठीक है, तो इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, N2 और μN2 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, N1 का लिखते हैं पहले, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो N1 का होगा N1 L साइन थीटा। ठीक है, μN1 का भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। डायरेक्शन चेक कर लो, अगर डायरेक्शन में दिक्कत है तो पूछ लेना। μN1 के लिए लिखेंगे μN1 इंटू L कॉस थीटा। ये चेक करो, ये दोनों टर्म्स चेक करो, बताओ समझ में आ गई क्या? N1 की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लेंथ है, वो होगा यानी कि L साइन थीटा। μN1 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड की लेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज L cos थीटा। ठीक है, सो दीज आर दी टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस। अब mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, सो माइनस mg L/2 cos theta, and this should be 0. So this is my third equation. How many equations have we got? 3 equations. Unknowns क्या क्या है? N1 नहीं पता, N2 नहीं पता और mu नहीं पता। There are 3 unknowns. We have 3 equations, we have 3 unknowns. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से mu की वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा है तक समझ में? ठीक है, अब ये सॉल्व मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व तुम लोग करके आपस में आंसर्स मैच कर लेना कि हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अभी सॉल्व करने में टाइम खर्च हो जाएगा, सो इट्स बेटर दैट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सिचुएशन हम बहुत टाइम से ड्रॉ करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लेट्स पे अटेंशन टू इट नाउ। ये एक इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, और इस इंक्लाइन सरफेस पे आई वांट टू मेक अ ब्लॉक हियर। ओके, ठीक है, ये एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से a। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से b, दिस हाइट दैट मींस। ठीक है, सरफेस रफ है और tan थीटा ज्यादा है। ठीक है, सरफेस इज रफ, tan थीटा इज मोर देन म्यू। ये ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर रखा है हमने। ठीक है,
तो ये स्लिप करेगा. हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर इन द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक? हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर इन द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक? अगर मैं अभी तुमसे एफबीडी बनाने को कहूं, हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर? 3. ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये 3 फोर्सेस हुए एमजी, नॉर्मल और फ्रिक्शन. ठीक है. अच्छा, mg हम कहाँ ड्रॉ करेंगे अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसमें? ठीक है, mg हम ड्रॉ करेंगे समवॉट लाइक दिस. सही है, मतलब ये अगर इस ब्लॉक का सेंटर है. ठीक है, फ्रिक्शन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? या गाइस एक सेकंड ना, मैं एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ स्लाइड. ठीक है, ये क्वेश्चन स्लाइड हो गई. लेट्स ट्रीट दिस एज द सॉल्यूशन स्लाइड. ठीक है, फ्रिक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं पे ड्रॉ होगा, ऊपर की तरफ होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. क्लियर है? एन कहां ड्रॉ करूं? एन सेंटर पे ड्रॉ कर दूं क्या? नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ड्रॉ कर देगा लाइक दिस. इज दिस करेक्ट? करेक्ट और नॉट? डू वी हैव अ रूल कि नॉर्मल को सेंटर से ड्रॉ करना है? लाइक मैंने नॉर्मल रिएक्शन की जब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी लॉज ऑफ मोशन में, तो क्या मैंने ऐसा भी लिखवाया था कि इसको सेंटर से ही ड्रॉ करना है? नहीं, ये नहीं लिखवाया था. ये लिखवाया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड इट कैन रिमेन परपेंडिकुलर इवन इफ आई शिफ्ट इट लाइक दिस. यस, आ रहा है क्या समझ? मतलब ये कोई रूल नहीं होता कि नॉर्मल सेंटर से ही पास करेगा. mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, दैट इज फाइन. फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस पे ही लगता है, सरफेस पे एग्जैक्ट. तो फ्रिक्शन भी हमने सही बनाया है. लेकिन नॉर्मल को सेंटर से पास कराने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है, हालांकि इससे पहले अगर हमने कभी भी फिगर बनाए हैं तो उसमें मैंने ऐसा इंप्रेशन शायद दिया हो, तुमने अगर नोट करा हो, कि नॉर्मल को सेंटर से ही बना देते हैं. इसके पहले मैंने कभी इस बात में कभी बात ही नहीं करी कि नॉर्मल बनाना कहां से. एंड मोर ऑफन देन नॉट वी टेंड टू ड्रॉ इट एट द सेंटर ओनली. अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, हमने जनरली सेंटर पे बना दिया है. उसका रीजन ये रहा है कि अभी तक हम टॉर्क को डिस्कस ही नहीं कर रहे थे. मतलब अभी तक इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था. सो आई नेवर फोकस्ड ऑन इट कि नॉर्मल कहां से बनाया जाए. और एक दूसरा रीजन ये भी था कि आज से पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें ब्लॉक को बहुत छोटा साइज का माना है. मतलब हमने ब्लॉक की रोटेशन को तो कंसिडर करना नहीं था. तो वी टेंड टू ड्रॉ अ स्मॉल ब्लॉक ट्राइंग टू ट्रीट इट एज अ पार्टिकल. ठीक है, तो उसमें फिर मैटर भी नहीं करता. पर एक्चुअल में नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास कर नहीं सकता. इस सिचुएशन में नॉर्मल कैन नॉट पास थ्रू द सेंटर. कैन यू टेल मी व्हाई द नॉर्मल कैन नॉट पास थ्रू द सेंटर? क्योंकि अगर नॉर्मल को सेंटर से पास करा दिया, ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, mg का भी टॉर्क जीरो आ जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क नॉन जीरो आ जाएगा. विच मीन्स की रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि टोटल टॉर्क तो नॉन जीरो हो ही गया ना. 3 फोर्सेस हैं, 3 में से 2 टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे और एक प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल वैल्यू तो नॉन जीरो हो ही जाएगी. ठीक है, तो टॉर्क का इसका घूमना कंपलसरी हो गया. सो नॉर्मल विल एक्चुअली नॉट पास थ्रू द सेंटर, रादर इट विल पास थ्रू अ पोजिशन जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, समवेयर लाइक दिस. ठीक है, इससे क्या होगा? अगर नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगा तो अब नॉर्मल एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है क्या? अब ये सेंटर के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, जो कि फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के चांस रखता है. यहां तक आ रहा है क्या समझे? क्लियर है? ठीक है, सो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन नाउ. माय क्वेश्चन वाज, द क्वेश्चन इन दिस केस इज, ब्लॉक इज स्लिपिंग down the inclined plane. ठीक है, find distance of line of action of normal force from
सेंटर ऑफ ब्लॉक, ये है क्वेश्चन। ब्लॉक इज स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड लाइक सोल्यूशन का कुछ पार्ट तो मैंने बता दिया है, अब बाकी तुम अपने आप फिनिश करो। ठीक है, सो द थिंग इज कि ये एक बहुत बेसिक सिचुएशन हो गई जो तुम्हें याद रखनी होगी अब से। ठीक है, मतलब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि नॉर्मल जो है सेंटर से पास नहीं करता है, सेंटर से पास कर जाएगा तो टॉर्क नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर एफबीडी, यू कैन यूज दिस एफबीडी टू गेट द आंसर। ठीक है, करो इसे। Like you can treat this distance as x and we are interested in knowing the value of x. Yeah, you can post your answer here, no issues. Okay, Rishika and Girish are getting same answers. Okay. All right, what? Okay, everybody is getting the same answer. I think it is the correct one too. बहुत सिंपल सी बात है, सेंटर के अबाउट, टॉर्क अबाउट सेंटर हमें जीरो करना है, तो n into x will produce the anti-clockwise. Video has paused. मैंने पॉज किया तो नहीं है। ओके, लेट मी रिफ्रेश माय साइड देन if it is paused for every one of you. सही है, ओके। Alright, so n into x. N into x becomes the torque about the center in the anti-clockwise direction, और ये फ्रिक्शन के टॉर्क जो कि म्यू n into b by 2, बस हो गया। तो x की वैल्यू आ गई म्यू into b by 2। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? यहां तक क्लियर है? निकाल लीजिए तुमने सबने। अच्छा, एक बात नोटिस करते हैं, देखो सपोज इस ब्लॉक की हाइट अगर हम ज्यादा लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इस ब्लॉक की मैं हाइट बढ़ाता जा रहा हूं, तो नॉर्मल दूर शिफ्ट होता जाएगा क्या? नॉर्मल सेंटर से दूर शिफ्ट हो जाएगा। इज देयर अ लिमिट कि नॉर्मल कितना दूर जा सकता है? a बाय 2 तक ही जा सकता है। तो अगर हमने b को इतना बढ़ा दिया कि नॉर्मल a का जो डिस्टेंस है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो a बाय 2 से भी ज्यादा होने लग गई, क्या होगा फिर? टॉपल कर जाएगा उसके बाद, क्योंकि टॉर्क बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये स्लिप करने की जगह टॉपल कर रहा है, मतलब स्लिप तो करता ही, साथ में ये टॉपल भी कर जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब ज्यादा हाइट, तो इसीलिए अगर हमें टॉपलिंग को प्रिवेंट करना होता है, वी टेंड टू कीप द हाइट लोअर। ठीक है, टॉपलिंग को हम और डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, मतलब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है टॉपलिंग, पर उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी इस केस में हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है कि टॉपलिंग कैसे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, क्या नॉर्मल फोर्स, मतलब अगर मैं वैसे सोचूं कि इफ वी हैव अ ब्लॉक लाइक दिस, हम कह रहे हैं कि नॉर्मल की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो डज इट मीन कि ब्लॉक के ऊपर, जैसे ये ब्लॉक है अगर, ठीक है, तो एक इस सिंगल पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये मतलब हुआ क्या? मतलब अगर मैं वैसे सोचूं कि एक्चुअली फिजिकली क्या हो रहा है, ठीक है, तो हो क्या रहा है आखिर? देखो, हो कुछ इस तरह से रहा है कि इस पूरी सरफेस पे नॉर्मल फोर्सेस छोटे छोटे से नॉर्मल लगेंगे। डू यू रिमेंबर द थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन?
थ्योरी हमने इंटरलॉकिंग थ्योरी करी थी, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। इसके राइट हाफ में या लोअर हाफ में जो नॉर्मल फोर्सेस है वो ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इन सबका रिजल्टेंट वैल्यू इधर कहीं पे आ जाएगा, मतलब ये इन इन सारे एरोस का रिजल्टेंट ये है, मतलब ये डी एन नॉर्मल्स हैं जो अलग अलग जगहों पे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस इज लेट्स से DN1, दिस इज DN2 एंड सो ऑन, ठीक है। लेट्स से दिस इज DNR where R tends to infinity. Clear है ये? So this is the scenario actually. This is n, which is actually integration of dn's. क्लियर है अब तक? ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। सो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी या उसकी वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, मतलब जिसमें टॉर्क बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें गाइस ये नोटिस करो कि ये जो इसमें बता रखा है कि ये सारे फोर्सेस टेंजेंशियल मानो, सारे फोर्सेस टेंजेंशियल मानो, तो इस 30 का एक्चुअली कोई रोल नहीं है। इफ दिस फोर्स इज टेंजेंशियल तो ये 30 डिग्री हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हमने फोर्स किस पॉइंट पे लगाया है, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए के बराबर ही हो जाएगा ना। तुम किसी भी सर्कल पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो रेडियस के बराबर ही तो होगा। इट डजंट मैटर कि वो पॉइंट कहां पर है, इसमें केवल ये बता रखा है कि वो जो पॉइंट है वो वर्ट या ऊपर वाला नहीं है, वो यहां पर है, बट दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो अब करो, मतलब इसमें टॉर्क कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सीधे सीधे रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें केवल ये देखना है कि कौन से टॉर्क्स ऐड होंगे और कौन से टॉर्क को मतलब ऐड कौन कौन से करने हैं, डिफरेंस कौन से का लेना है, इतना तुम्हें नोटिस करना है बस। लेट मी आल्सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। टॉर्क देखिए से 2.6 न्यूटन मीटर आएगा, टॉर्क की वैल्यू 2.6 न्यूटन मीटर आएगी, कंफर्म करो ये, ठीक है। और ये आएगा क्लॉकवाइज सेंस में 2.6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज सेंस में ये टॉर्क आएगा। बस फिर तो क्या, टॉर्क को 2 से डिवाइड कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन, मतलब you can just post your answer here. Torque will be 2.6 and angular acceleration will be 1.3. This will be the answer. Torque is 2.6 and alpha will be 1.3. चेक करो अनन्या। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिवली डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, माइल्डली डिफिकल्ट, ठीक है। सो सिचुएशन देखो, ठीक है। सिचुएशन ये है कि एक पुली है, फिगर से क्लियर है, एक पुली है, ठीक है। इसकी एक्सल जैसे रोटेट कर सकती है बट शिफ्ट नहीं हो सकती, मतलब एक्सल जो है इसकी, ठीक है, मतलब ये रोटेट कर लेगी पर अदरवाइज ये शिफ्ट नहीं हो सकती, इट इज फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड एक्सल, ऑल्दो रोटेशन इज अलाउड, ठीक है। इसके ऊपर हमने स्ट्रिंग लपेट दी है, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को लटका दिया है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को जब रिलीज करेंगे क्या होगा, मोशन किस तरह का होगा। इस अरेंजमेंट को रिलीज कर दिया तो ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा, पुली रोटेट करने लगेगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस ब्लॉक टू गो डाउन विथ सम एक्सेलरेशन a, and we can expect this pulley to rotate with some angular acceleration alpha. ब्लॉक जितना तेज होता जाएगा पुली भी उतनी ही तेज होती जाएगी, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि पुली में कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा।
यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज फाइंड ए एंड अल्फा। ठीक है, इक्वेशंस लिख दो, वंस यू हैव रिटन डाउन द इक्वेशन यू कैन टेल मी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड ए एंड अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, व्हील ऑफ रेडियस आर, मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, पढ़ लो, यू राइट द क्वेश्चन, आई विल बी बैक इन 2-3 minutes। ठीक है, मीनवाइल यू कैन राइट योर इक्वेशंस, इफ यू आर डन यू कैन लेट मी नो। Anybody? Okay, we are getting some equations. Okay, ऋषिका, तुमने एक वो गलती करी है जो मैं मना करता हूँ, मतलब चलो एनीवेज। सेम अनन्या, तुमने भी वही गलती करी है जो ऋषिका ने करी है। ऑलराइट गिरीश, विल जस्ट चेक दैट। Okay, ऋषिका and Ananya, you have made the same mistakes. चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो अब बताओ ऋषिका and Ananya, you both have let me first deal tell them their mistakes। ठीक है, मतलब सोल्यूशन की बात तो मैं बाद में करूंगा,
ठीक है, यस अनन्या, ऋषिका ने भी अल्फा की वैल्यू यही लिखी थी, राइट? ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि तुमने इस टेंशन को mg की तरह ट्रीट क्यों करा है? तुमने इस टेंशन को mg मान लिया ना, तुमने यही तो मान लिया कि mg लग रहा है इधर, नहीं? तो टॉर्क mg r कैसे आया फिर? नहीं तो अल्फा की वैल्यू कैसे आई? ओके चलो, अल्फा कैसे आई ये बताओ। ओके ऋषिका, सो यू आर ट्रीटिंग दिस एंटायर थिंग एज अ सिंगल बॉडी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? देखो इधर सुनो, इस क्वेश्चन में ये टीवी बना हुआ है, दैट्स बिकॉज कि इस क्वेश्चन को मैंने जहां से पिक करा था वहां पे बना हुआ था, ठीक है? मतलब you have to make a different FBD of pulley and block since there is relative motion between these two, ठीक है? तुम्हें दोनों के डिफरेंट FBD कंसिडर करने हैं, so when you make their FBD different, ठीक है, नाउ यू शुड रियलाइज दिस कि ये टी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये टी तो अलग अलग चीजों पे अप्लाई हो रहे हैं। नहीं शिवांश, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। इट्स क्वाइट अमेजिंग कि तुम लोग कैसे सब लोग सेम मिस्टेक कर रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट्स को तो हवा में उड़ा देते हो। अरे फिगर में दो टेंशन बना के क्या दे दी तुमने, अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया कि दोनों टेंशन आपस में कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल होंगी? ये टेंशन लग रही है पुली पे और ये टेंशन लग रही है ब्लॉक के ऊपर, कोई कहीं पे फोर्स लगाए कोई कहीं और फोर्स लगाए, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल कर दिए। अरे अच्छा अनन्या, तुम बताओ कि तुमने ये जो तुम्हारी इक्वेशन है अल्फा इक्वल टू एम जी आर बाय आई, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट एम जी आर इज योर टॉर्क। ये टॉर्क तुम कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो एंड विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉर्क? इन दोनों का जवाब दो। ये टॉर्क तुमने कौन सी एक्सिस, तो एक्सिस तो तुमने एक्सेल सेलेक्ट करी है, दिस एक्सेल, द फिक्स्ड एक्सेल। ओके, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉर्क? और राधा तुम किस एफबीडी से पुक कर, टॉर्क हम फोर्स की वजह से लिखते हैं ना, सो टेल मी द एफबीडी और टेल मी द फोर्स जिसकी वजह से ये टॉर्क जनरेट हो रहा है, एमजीआर टॉर्क किसने जनरेट किया है? ये कौन सा फोर्स है? एक्सल ने जो रिंग पे, स्ट्रिंग ने जो पुली पे लगाया, दिस इज व्हाट यू मीन टू से? कितना है वो फोर्स? क्या लिखूं उस फोर्स को? शुड आई राइट इट एज टी और शुड आई राइट इट एज स्मॉल एम जी? टी लिखना है ना, सो व्हाई हैव यू यूज्ड कैपिटल एम जी हियर? इफ यू हैव टोल्ड मी कि टी आर बाय आई लिखा है हमने, तो मैं करेक्ट कहता, मैं गलत थोड़ी ना कहता। टी आर बाय इज आई इज करेक्ट, बट यू हैव रिटन एम जी बाय। इफ दिस इज करेक्ट एंड यू से दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, देन इट मीन्स कि टी की वैल्यू तुमने एम जी मान ली है। समझ में आ रहा है? ये चीज मैंने शुरू में ही बोल दी थी कि तुम टी को एमजी की तरह ट्रीट कर रहे हो। चलो अब देखो कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो वी कैन नॉट कंसिडर अ कंबाइंड एफबीडी बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, देयर इज रिलेटिव मोशन, सो वी कैन नॉट थिंक अबाउट कंबाइंड एफबीडी। कंबाइंड एफबीडी वुड बी अ फॉली, वो तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंट एफबीडी पे जाते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक इज सर्टेनली नॉट रोटेटिंग, ब्लॉक तो केवल स्लाइड डाउन कर रहा है। तो ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो ब्लॉक के एफबीडी में दो इक्वेशंस आएंगी।
ठीक, दो दो फोर्सेस आएंगे, ब्लॉक का एफबीडी तो इनफैक्ट बना हुआ ही है, ठीक है। तो ब्लॉक में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब ब्लॉक के लिए आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन, आई एम गोइंग टू राइट mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये हम ब्लॉक के लिए लिख देंगे। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अब चलते हैं इस पुली पर। पुली का डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये पुली मुझे कुछ ऐसे नजर आएगी क्या, एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है। और इस सर्कल का जो सेंटर है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एक्सल हो गई, ठीक है। और इससे एक स्ट्रिंग रैप्ड है और वो स्ट्रिंग ऐसे यू नीचे जा रही है लाइक दिस, ठीक है। और अब अगर मैं एफबीडी बनाऊं, देखो केयरफुली देखना, यहां पे टी बनाऊंगा, इस एक्सेल की वजह से इस पुली पर फोर्सेस होंगे जिनकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है, इसलिए मैं एन वाई एन एक्स मान ले रहा हूं। हमने पहले भी किए शायद इस तरह के, इसको एक पिन जॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन अज्यूम दैट दिस एक्सेल इज एक्चुअली अ पिन व्हिच इज पासिंग थ्रू द डिस्क, ठीक है। आ रहा है समझ में? दिस एक्सेल इज एक्चुअली अ पिन व्हिच इज पासिंग थ्रू द डिस्क, so this pin will exert some force on this pulley which जिसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी, तो nx ny मानो, ठीक है। फिर पुली का खुद का वेट, पुली का वेट mg, m कैपिटल अब दे रखा है क्या, व्हील ऑफ रेडियस r मास m, ठीक है। पुली का खुद का वेट, ठीक है। अब हमारा एफबीडी पूरा हुआ, पुली का एफबीडी पूरा हुआ। पुली इस व्हील के कांटेक्ट में, एक्सल के कांटेक्ट में थी, तो एक्सल ने nx ny फोर्स लगा दिए। स्ट्रिंग के कांटेक्ट में थी, स्ट्रिंग ने टेंशन फोर्स लगा दिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में mg आ गया। सो दिस इज द कंप्लीट एफबीडी ऑफ द पुली, ठीक है। बट सिंस पुली में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो हम पुली पर फोर्सेस तो बैलेंस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मैं फोर्स बैलेंस करने की इक्वेशन लिखूंगा तो nx ny ये दो अननोन्स हैं जिनको हमसे पूछा नहीं गया है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग इक्वेशंस जिसमें ये अननोन्स भी अपीयर करे। समझ रहा है? अगर पूछा जाता देन वी वुड हैव रिटन दिस, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑन पुली, आई एम गोइंग फॉर द रोटेशनल इक्वेशन, ठीक है। किसके अबाउट लिखे, सेंटर के अबाउट लिख दे क्या, ठीक है। सेंटर के अबाउट लिखने का बेनिफिट ये है कि nx ny विल नॉट ट्रबल अस, ठीक है, या ओ के अबाउट, ठीक है। nx ny विल नॉट ट्रबल अस, वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वैल्यू, दे विल नॉट अपीयर इन द इक्वेशन, mg भी ट्रबल नहीं करेगा। तो अब बनेगी इक्वेशन t इंटू आर इक्वल टू आई एल्फा, ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास अननोन्स है तीन, अननोन्स कौन कौन से हैं, टी नहीं पता, ए नहीं पता और अल्फा नहीं पता। तो अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कंस्ट्रेंट की। आ रहा है समझ में? कैन यू राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन हियर? ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने दी थी कि एक पुली है और पुली से एक ब्लॉक लटक रहा है और ये ब्लॉक वी से नीचे जा रहा है, पुली ओमेगा से घूम रही है। डू यू रिमेंबर? ये क्वेश्चन करा हुआ है अपना, ठीक है। मैंने कंस्ट्रेंट में तुम्हें जितने भी सिचुएशंस पहले दी थी वो सारी सिचुएशन अब मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन क्या आ रही थी, ये अगर वी से जा रहा है तो ये स्ट्रिंग के पॉइंट्स वी से मूव करेंगे, डिस्क का सेंटर रेस्ट पे है, तो v माइनस जीरो बाय आर, ये ओमेगा बन रहा था, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a इक्वल टू अल्फा आर, ये बन जाएगा। सो दिस विल बिकम योर थर्ड इक्वेशन, मतलब ये हमने कंस्ट्रेंट अलग से मान लो कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो a इक्वल टू अल्फा आर, दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन, दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व देम, यू विल गेट द रिजल्ट। इस प्रॉब्लम से याद क्या क्या रखना है, एक तो पुली पर हमने जो nx ny बनाया, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। मेजॉरिटी क्वेश्चन में इसका रोल नहीं होता, बट देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें इसका रोल होगा, और जब इसका रोल होगा तो तुम डेफिनेटली गलती करोगे आदत नहीं होने की वजह से, ठीक है। सो टू अवॉइड दैट मिस्टेक अभी से आदत डेवलप करो, जब भी ये पुली एक्सेल पे दी जाए, एक्सेल पे हमेशा nx ny बनाया करो, ठीक है। मतलब ये हैबिट में रखोगे तो ही कंसिडर कर पाओगे, नहीं तो किसी क्वेश्चन में इनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, तुम्हारी हैबिट नहीं होगी इस तरह से लिखने का और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब वी हैव टू लाइक, इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग इन मैकेनिक्स यू हैव टू डेवलप द करेक्ट हैबिट्स। एग्जैक्टली, आई दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड अनन्या, मतलब मैंने सबसे पहले यही कहा था कि तुम लोगों ने टी को एमजी के इक्वल मान लिया है, बट आई थिंक मतलब उस समय तुम्हें समझ में नहीं आया था कि व्हाट आई एम सेइंग, because you were focusing on your second equation like mg minus t वाली equation where you said कि नहीं इक्वल नहीं माना है,
but the equation that you wrote, that implied that you have considered MGST and same, MG and TS same. चलो अब ये क्लियर है, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो मैंने लिखा हुआ था, यू कैन जस्ट रीड दिस सोल्यूशन वंस, ठीक है। जस्ट रीड दिस वन, यहाँ पे कुछ वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो एक बार पढ़ लो हम क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के दिस शुड बी आवर थॉट प्रोसेस, जस्ट रीड दिस वंस। So in this we are talking about the tension due to the cord, own weight, and the contact force from the axle. Out of these force, only tension due to the cord will have a non-zero torque. ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन व्हील के लिए लिख ली थी, ठीक है। Then block will be acted upon by its own weight. Just read this. जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, and this is regarding constraint. And these are the equations. ये equations लिखी है हमने, ठीक है। And we solve them to get these values. ये आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है। ये तुम सॉल्व करोगे, यू कैन गेट दीज ऑन योर ओन। सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या सिचुएशन है। द इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड, कंसीडर द स्ट्रिंग इज नॉट ओपन। ओके, बिफोर वी गेट टू दिस क्वेश्चन, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। मतलब इससे पहले वी शुड टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एटवुड्स मशीन वन मोर टाइम। ठीक है, actually I was thinking something. हमने पहले पढ़ा था एटवुड्स मशीन, पहले जो पढ़ा था, पहले तो उस पर आते हैं, ठीक है। Now we can have a complete discussion on Atwood's machine. ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। हमने जब पहली बार एटवुड्स मशीन पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने क्या क्या कंडीशन ली थी उस समय। हमने इस पुली को मतलब हम स्ट्रिंग को तो इनएक्सटेंसिबल कहते हैं, ठीक है, और लाइट कहते हैं, मासलेस। ये इस वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इनएक्सटेंसिबल देने से व्हाट व्हाट इट इनेबल्स अस टू डू। स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल होना हमें कंस्ट्रेंट लिखने की परमिशन देता है। नो 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 गिरीश, इनएक्सटेंसिबल की वजह से हम टी को सेव नहीं कहते, हम कंस्ट्रेंट लिख पाते हैं। हम ये कह पाते हैं कि अगर एक ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो दूसरा ए से ऊपर आएगा। अगर स्ट्रिंग इलोंगेट हो जाती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दिस वर्ड गिव्स अस द लिबर्टी टू राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रिंग का लाइट होना, ये वर्ड हमें बताता है कि दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में टेंशन विल रिमेन सेम, ठीक है। टेंशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट्स, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा मतलब जो फ्रेज में, जो सेंटेंसेस में यूज कर रहा हूँ, नॉट वेरी क्लियर, बट दे विल गिव यू हिंट व्हाट आई मीन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम टेंशन लेंगे वो सेम टेंशन हम यहाँ पे मान सकेंगे, ठीक है। सो टेंशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट्स इज सेम बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। मतलब इसकी वजह से वी कैन क्लेम कि अगर मैं यहाँ पे सपोज टेंशन को T2 मानता हूं, तो यहाँ की टेंशन भी हम T2 मान सकते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं टेंशन को T1 मानता हूं, ठीक है, तो यहाँ की टेंशन को भी हम T1 मानते हैं। ठीक है, और फिर जब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि पुली इज मासलेस, ठीक है, या फिर पुली इज स्मूथ या बोथ, तो इससे हमको क्या लिबर्टी मिलती है? पुली इज मासलेस बोलते ही T1 और T2 इक्वल हो जाते हैं, पुली इज स्मूथ बोलते ही ये भी T1 और T2 को इक्वल बना देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, कैसे अब वो समझेंगे। ठीक है, हालांकि इन दोनों केस में डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? इस वाले केस में पुली विल नॉट रोटेट, ठीक है, और मान लो पुली केवल मासलेस गिवन है लेकिन वो रफ है, तो पुली विल रोटेट, मतलब दोनों केसेस में टेंशन तो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, देखो, जस्ट अ मिनट, देखो अब हम जो रियल सिचुएशन होती है, रियल सिचुएशन में यहाँ पे जैसे मान लो T2 टेंशन है, यहाँ पे मान लेते हैं T2 टेंशन है, ठीक है, यहाँ पे, या चलो अलग अलग, यहाँ पे चलो टेंशन मार्क करता हूँ, बाद में अलग अलग बनाता हूँ। ठीक है, ये M2 मान लेते हैं, ये M1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले लेट्स यूज FBD ऑफ M2। ठीक है, M2 का FBD अगर हम यूज करेंगे तो नीचे बनेगा M2G, ऊपर बनेगा T2, इक्वेशन बनेगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, इसमें आई डोंट सपोज कोई ज्यादा फर्स्ट वाली बात है। FBD ऑफ M1, FBD ऑफ M1 में ऊपर लगेगा T1, नीचे लगेगा M1G, एक्सेलरेशन है ऊपर, तो हम लिखेंगे T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बनाते हैं FBD ऑफ पुली। ठीक है, तो FBD ऑफ पुली को देखो, एक्सल के कांटेक्ट की वजह से दो फोर्सेस मान लो, NY NX। ठीक है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है, और पुली का खुद का वेट है। ये आया क्या समझ में? ठीक है, अब ये पुली ऐसे रोटेट होगी, मान लो अल्फा से, अगर ये राइट ब्लॉक नीचे आ रहा है, लेफ्ट ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये पुली क्लॉकवाइज रोटेट होगी। ठीक है, तो पुली क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो क्लॉकवाइज टॉर्क देखो कितना हुआ, क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा हाउ मच? T2R minus T1R, this should be equal to I alpha। ठीक है, and if slipping is not there, तो अल्फा की वैल्यू AR होनी चाहिए, सॉरी अल्फा R की वैल्यू A होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? सो दीज आर दी फोर इक्वेशंस। यहां से पहले तुम चेक करो। ठीक है, वी आर वेरी क्लियर रिगार्डिंग फर्स्ट इक्वेशन, वी आर वेरी क्लियर रिगार्डिंग सेकंड इक्वेशन, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड इक्वेशन। अगर पुली मासलेस होती तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता, और उससे थर्ड इक्वेशन किस में बदल जाती फिर? अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता तो थर्ड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती? T1 इक्वल टू T2 में। तो ये बात समझ में आ रही है कि मासलेस होने से हम T1 T2 को इक्वल क्यों कर देते हैं? आ रहा है समझ में? ठीक है,
मतलब बेसिकली मासलेस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए नेग्लिजिबल फोर्स चाहिए होता है, जीरो चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर पुली बहुत हल्की है तो वो रोटेट करेगी और दोनों तरफ फोर्स में कुछ खास डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर पुली एब्सोल्युटली मासलेस है तो हम टेंशन सेम ले लेंगे। रियलिटी में वी कैन कीप द पुली वेरी लाइट एज कंपेयर टू दी अदर बॉडीज। जैसे ब्लॉक्स मान लो 10 kg 20 kg के हैं, तो मान लो पुली का मास हमारा 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स टाइप, अगर हम ऐसी पुली यूज कर लें तो इट्स प्रैक्टिकली द सेम सिचुएशन जो हम अज्यूम करते हैं कि पुली का मास नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर पुली भी हैवी है, मान लो पुली का मास भी 5 kg 10 kg टाइप्स है, तो फिर हम पुली के मास को इग्नोर नहीं कर सकते। इन दैट केस द टेंशन ऑफ द टू साइड्स विल बिकम डिफरेंट। आ रहा है समझ? अब अगर यही पुली स्मूथ होती तो स्मूथ में तो क्या होता कि स्ट्रिंग स्लिप करना स्टार्ट कर देती। ठीक है, तो इन दैट केस द पुली विल नॉट रोटेट एंड टेंशन विल अगेन बिकम सेम T1 T2। मतलब वो चीज मैथमेटिकली नहीं समझ सकते, वो हम फ्रिक्शन के नेचर से समझ सकते हैं। अभी जैसे स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप करना चाहेगी, तो रफ हुआ अगर तो स्ट्रिंग पुली को अपने साथ घुमा देगी। ठीक है, लेकिन अगर रफ नहीं हुआ तो फिर स्ट्रिंग स्लिप करके निकल जाएगी और पुली वैसे की वैसे रह जाएगी। आ रहा है क्या यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, we get the value of A as m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2 plus I by r square। ये आता है, ये टर्म एक्स्ट्रा हो गई। हम उस समय पुली को मासलेस मान रहे थे तो ये वाली टर्म जीरो थी। ठीक है, अब ये टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगी। आ रहा है क्या तक समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसी में एक सिचुएशन और होती है। ठीक है, कि पुली इज रफ बट म्यू इज वेरी लो। मतलब रफ तो है लेकिन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम है। ठीक है, इन सच केसेस स्ट्रिंग में स्लिप। ठीक है, let string be slipping in one such case। ठीक है, तो पहले तो मोशन के बारे में बात करते हैं, कौन कैसे मूव कर रहा होगा। ये अगर ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, और ये पुली रोटेट करेगी किसी अल्फा से। ठीक है, अब जो हम इक्वेशंस लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखी थी? पहले हमने लिखा था m2g माइनस t1 इक्वल टू m2a, फिर हमने ये था t2। ठीक है, फिर हमने लिखा था t1 माइनस mg इक्वल टू m1a, फिर हमने लिखा था a इक्वल टू अल्फा r। बस यही तीन लिखी थी हमने। अब इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन अभी भी वैलिड है और कौन कौन सी इनवैलिड हो जाएंगी? Rishika, now we are considering a case when pulley is not sufficiently rough. Like it is rough, but it is not rough enough to ensure कि string slip ना करे। ठीक है, मतलब स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जैसे हमने वो रॉड इन अ कॉर्नर एग्जांपल करा था कि रॉड को वर्टिकल खड़ा रखने के लिए, या अभी आज की क्लास में हमने बात करी थी ना कि रॉड को खड़ा रखने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो किसी भी तरह की स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन की एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। मान लेते हैं वो वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो स्ट्रिंग क्या करेगी? पुली पे स्लिप करना स्टार्ट कर देगी।
ठीक है, मतलब पुली घूमेगी भी लेकिन स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लिप करके जाएगी। तो ऐसे केस में अब जो हमने प्रीवियस 3 इक्वेशंस लिखी थी उनमें से कौन कौन सी वैलिड रह जाएगी? थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। दिस वन विल स्टिल बी वैलिड, ठीक है, दिस वन विल स्टिल बी वैलिड, बट ये वैलिड नहीं होगी। सोच के देखो, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इसमें हम यही लॉजिक देते हैं कि मतलब ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। सो वी हैव लॉस्ट वन इक्वेशन नाउ। ठीक है, हमारे पास अननोन्स कितने हैं? इनफैक्ट अननोन्स कोई और इक्वेशन भी लिखी थी क्या हमने? हाँ, टॉर्क इक्वेशन, यस टॉर्क इक्वेशन लिखी थी ना, ये मेरे को लग रहा था समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, इसके पहले हमने टॉर्क इक्वेशन भी लिखी थी। टॉर्क इक्वेशन थी T2, एंड देन आई रोट, ठीक है, सो दीज थ्री आर फाइन, दिस वन इज नॉट फाइन। ठीक है, so we have lost one equation. The number of variables are still 4, T1, T2, A and alpha, but we have lost one equation, so we need one equation, one more equation. क्या करें? ठीक है, यहाँ पे क्या करें ये तुम लोग जज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसमें एक रिजल्ट चाहिए जो डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट ये है, अच्छा T1 बड़ी है कि T2 बड़ी है, पहले तो ये जज करो। T1 टेंशन बड़ी है कि T2 टेंशन बड़ी है? ये तो जज कर ही सकते हैं हम। T1 बड़ी है कि T2 बड़ी है? T2 बड़ी है, थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक है, T2 बड़ी है, तो बड़ी टेंशन को छोटी से डिवाइड करो। ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा क्या? ठीक है, ब्लू पेन से लिखता हूं, अलग से लिखेगा। बड़ी टेंशन को छोटी टेंशन से डिवाइड करो, ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। ये इक्वल होगा ई रेस टू पावर म्यू इंटू थीटा के। ठीक है, अब थीटा क्या है? थीटा है मतलब जैसे स्ट्रिंग ने आधी पुली पर रैप हो रखी है क्या? स्ट्रिंग आधी पुली पे रैप हो रखी है, तो ये एंगल पाई क्रिएट हो रहा है क्या? मतलब स्ट्रिंग जितने पार्ट कांटेक्ट पे है पुली के वो एंगल डालना है। तो प्रेजेंटली ये जो एंगल थीटा है ये एक्चुअली पाई के बराबर होगा। मतलब जनरली इट शुड बी थीटा, पर अभी करंट सिचुएशन में तो ये पाई है। ठीक है, ई इज नेपियर्स कांस्टेंट, यस। वैसे नाम मैं बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ ये 2.71 वही होता है ना नेपियर कांस्टेंट? हाँ हाँ, यस यस, दैट इज नेपियर्स कांस्टेंट। बहुत ही दिनों बाद सुना है मैंने ये नाम। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये कि टी लार्जर डिवाइडेड बाय टी स्मॉलर इक्वल टू ई रेस टू पावर म्यू इनटू थीटा। ये कब यूज करना है? जब पुली पर स्ट्रिंग स्लिप होने लग जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना है जब पुली पर स्ट्रिंग स्लिप होने लगे। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग मासलेस ले रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
And what is theta? Theta is the angle that string subtends at center of pulley. Angle subtended by part of string in contact with pulley. So this result is an important one. Why important? Important सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन इस पे आया और ये याद नहीं हुआ, then there is no way that you can attempt this question in the exam. मतलब याद नहीं होने के केस में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है. ठीक है. Are we clear on this? ठीक है. अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. ठीक है, पढ़ लो, अटेम्प्ट करो इसे. If you have written the equation, you can let me know. Like solving equation will take time. हो गया क्या? अलग अलग एफवीडीज बनाना, ब्लॉक का अलग, पुली का अलग, कंबाइंड तो बन ही नहीं सकता. ओके. And I'll be interested in, okay, equations are written, okay. I'll be interested in knowing the FBD of the pulley. ठीक है, चलो मैं करता हूँ. Rather, I have already. Okay, so let's talk about the FBD of the block. यही फोर्सेस बनाए. नॉर्मल होगा m1g sin theta m1. देख लो एक बार. Just check this. Anything that you have not understood in this diagram? बढ़े आगे. This is about the block. All good? ये पुली में नोटिस करो NX and Y. ड्रॉ किया था या नहीं किया था तुम लोगों ने? They will not play a role in the answer, but make a habit of drawing them.
ठीक है, यस यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो टॉर्क इक्वेशन हम लिखेंगे तो T2 और T1 की वजह से टॉर्क आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर रखा है। वो एक अलग बात है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक अलग बात है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें NX NY आ रहे हैं, वो पूछे नहीं है, कई क्वेश्चंस में पूछते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सल ऑन द पुली, तो उस केस में हम NX निकालेंगे, NY निकालेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये हमारा आंसर होगा। कई क्वेश्चन पूछेंगे ये बात, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सल ऑन द पुली, तब ये जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है ये काम में आएंगी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए काम की इक्वेशन हो गई चार, हमने जैसे ये वाली काम की हो गई, इससे पहले हमने चार और लिखी होंगी, उसमें से एक वो नॉर्मल वाली हमारे लिए शायद काम की नहीं होगी। लेट मी जस्ट गो बैक एंड चेक। उसके आगे या नॉट रेलेवेंट इन दिस क्वेश्चन। सो we have out of 6 equations we have declared 3 as not relevant, so we have ultimately 3 equations and there are 3 unknowns, T1 T2 और A, T1 T2 A और अल्फा, आई गेस अल्फा, ये 7th इक्वेशन। ठीक है, सो 7 में से 3 हमारे लिए इररेलेवेंट है, 4 इक्वेशंस आर देयर, 4 वेरिएबल्स आर देयर, T1 T2 A and alpha। So right, so we solve them, we get these answers। क्लियर है क्या यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस एंड मतलब एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? मतलब देख लो, इक्वेशंस वगैरह चेक करनी है कर करा लो। The next question is a slightly difficult one, and then the next one will be more difficult। ठीक है, so difficulty level will go up gradually now। उससे पहले, इससे भी पहले, alright, so I'm giving you the next question now। अब ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बेलन देखा है घर पे, बेलन रोटी बेलने के लिए जो होता है, तो बेलन में से हमने एक एक्सिस पास करा दी है। ठीक है, बेलन में से लाइक यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सिस, बेलन में से एक हमने एक्सिस पास करा दी है, एंड द बेलन कैन रोटेट ऑन दिस एक्सिस। ये एक्सिस स्टेशनरी है। ठीक है, ये एक्सिस स्टेशनरी है, एक्सिस इज नॉट मूविंग, सो बेलन की एक्सिस स्टेशनरी हो गई, सो बेलन विल नॉट फॉल डाउन। ठीक है, इसके ऊपर हमने स्ट्रिंग लपेट दी है और स्ट्रिंग से एक मास लपेट दिया है, इसको रिलीज कर देंगे तो मोशन जज कर पा रहे हो कैसे होगा, ये मास नीचे जाएगा और बेलन रोटेट करेगा। ठीक है, अगेन दिस इज अ सिचुएशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। देखा जाए तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसकी मैथमेटिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताऊं कौन से क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में, ये देखो, इसमें भी तो यही था, एक एक्सेल थी। ठीक है, एक्सेल स्टेशनरी थी, बस वो डिस्क की जगह बेलन कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल में आई एक्सटेंड दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ, इट्स लाइक अ हार्बिंजर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रीकर्सर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो तुम ये सॉल्व करो, देन आई एम गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली वो चीजें करेंगे। ठीक है, ये काइट डोरी कीपर क्या है? आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यस 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 यस, चरखी बोलते हैं उसको, राजस्थान में उसको चरखी बोलते हैं, चरखी। और शायद बंगाल में लटाई बोलते हैं। बंगाल का है कोई यहाँ पर? ओके, ऑलराइट, सो गेट डाउन टू राइट द इक्वेशंस फॉर दिस केस। ठीक है, व्हेन यू हैव रिटन डाउन द इक्वेशन यू कैन लेट मी नो।
All right. Rishika is done. How about others? Girish also done. Okay. So let's check the questions. साइड व्यू ऐसा ही होगा, ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम यहां से देखें, इफ ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हेयर, तो उसको ये जो बेलन है, जो सिलेंडर है, ये ऐसा ही दिखाई देगा, डबल लेयर दिखाई देगी। मास नीचे गिर रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, तो ए इक्वल टू अल्फा आर, ए की इक्वेशन तो ये आ जाएगी। ठीक है। अब फिर एम के ऊपर, मास के ऊपर ओनली टू फोर्सेस आर देयर, तो ये आ जाएगी। ठीक है। टॉर्क अबाउट एक्सेल, चेक कर लो इक्वेशंस, इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है। इक्वेशंस चेक कर लो, सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, सो यू कैन जस्ट चेक द इक्वेशंस। ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है। सो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नाउ कैन यू सी व्हाट मॉडिफिकेशन हैज बीन डन नाउ? सिलेंडर की जो स्टेशनरी एक्सल थी उसको हटा दिया। अब सिलेंडर के बाहर भी हमने डोरियां लपेट दी हैं, वी हैव, तो अब सिलेंडर भी नीचे गिरेगा। एंड अगेन इस सिचुएशन में, ठीक है, यस, बेलन भी नीचे गिरेगा। इस सिचुएशन की कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है। ये सेम सिचुएशन, मे बी विद अ डिफरेंट फिगर, मैं वो डबल पुली यूज किया था मैंने, अगर याद हो तो, टू पुली, टू डिस्क वेल्डेड विद ईच अदर। ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रेंट जो बनेगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक है। सो सिचुएशन यही है, सिस्टम को रिलीज कर दिया। सिस्टम को रिलीज करने पे व्हाट वी विल सी, वी विल विटनेस कि ये जो सिलेंडर की एक्सल है ये नीचे गिर रही है किसी एक्सेलरेशन से, ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, और ये बॉल नीचे गिर रही है किसी एक्सेलरेशन से। ठीक है। आई एम नॉट गिविंग द नेम्स हियर, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे पता नहीं नाम क्या होंगे, किसका A1 होगा, किसका A2 होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है। So I'm not giving the names, but three kinds of motion will be visible to us: the linear motion of the ball, the linear motion of the axis of the cylinder, and the angular motion of the cylinder. ठीक है। तो हमको ये सब निकालना है। ठीक है। We have to write the equation. Please get on the job. ठीक है। Let me just check कि किसके नाम क्या है, ताकि सब लोग सेम इक्वेशन बनाए। मैं नेमिंग मैं कर देता हूँ। ऑलराइट, सो लेट मी असाइन नेम्स। इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, और इसको अल्फा मान लो, एंड नाउ राइट द इक्वेशन सो दैट यू ऑल हैव द सेम इक्वेशंस विद यू। चेक करने में इजी रहता है। आई थिंक नाउ इज इट विजिबल? आई थिंक इट वाज नॉट विजिबल अर्लियर। A1 A2 अल्फा। ठीक है। Okay, you write some equation. I'll just stretch my body a bit. Very tired sitting on this chair now. All right. Yeah. Well, guys.
Anybody? All right. And how many do you need? I think you need five equations. Don't you realize this on your own? देखो तीन तो स्ट्रिंग्स है, इन तीन में से मैं दो में सेम मान सकता हूं बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिन दो से बेलन लटक रहा है उन दोनों में टेंशन सेम मान लेंगे सिमेट्री की वजह से। ठीक है, तो दो तरह की तो टेंशन हो गई। ठीक है, राइट। और A1 A2 अल्फा तीन ये हो गए, फाइव अननोन्स आर देयर। ऑलराइट, फोर डन। सो कंस्ट्रेंट दो बनेंगी गाइस, यहाँ पर कंस्ट्रेंट दो बनेगी। अगर तुम्हें याद हो तो ये जब सिचुएशन मैंने तुमको दी थी तो मैंने शायद A1 और A2 मतलब V1 और V2 दोनों को ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे कुछ मतलब मैंने दो इक्वेशंस लिखने को आता उस समय तुम्हें। देयर विल बी टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब इवन इफ वी रिमूव द बॉल, ठीक है, तो मतलब दो कंस्ट्रेंट बनेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, यू कैन यूज ईच स्ट्रिंग टू फ्रेम, मतलब यूज करो अपना, लगाओ दिमाग। कंस्ट्रेंट दो बनेगी, ठीक है। बॉल से एक फोर्स इक्वेशन बनेगी, तीन ये हो गई। बेलन पर एक फोर्स इक्वेशन बनेगी और एक टॉर्क इक्वेशन बनेगी, तो इस तरह से पांच हो जाएगी। बेलन पर फोर्स इक्वेशन बनाओ, बेलन पर टॉर्क इक्वेशन बनाओ दो, बॉल पर फोर्स इक्वेशन बनाओ तीन, और दो कंस्ट्रेंट बनेगी पांच। लो, जिसने जो छोड़ दी थी लो उसको इक्वेशन पूरी करो। आई टेल यू गिरीश, तुम A2 को अल्फा और आर की टर्म्स में लिख सकते हो, और A1 को भी सिर्फ अल्फा आर की टर्म्स में लिख सकते हो।
Okay, Rishika is done. Waiting for others. Ananya done. Check करें. All right. Girish, are you done? Okay. Let's check. पहले तो बेलन का मोशन देख लो. ठीक है. बॉल गिर रही है A1 एक्सेलरेशन से, बेलन गिर रहा है A2 से और स्ट्रिंग अल्फा से. ठीक है. तो देखो, ये क्वेश्चन समझ में अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो देखो, स्ट्रिंग के ये पॉइंट रेस्ट पे है, इन पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई. सेंटर की वेलोसिटी को अगर मैं v2 ले लूं तो v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय r बाय 2 विल बिकम ओमेगा. ये चेक करो आएगा समझ में. मतलब इस एक्सेलरेशन की जगह पहले हमें एक्चुअली वेलोसिटी को ही रिलेट करना चाहिए. तो ये मैंने v2 ले ली, ये 0 हो गई, ये रेडियस r बाय 2 है, तो v2 माइनस 0. अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो v2 का डेरिवेटिव बन जाएगा a2, तो a2 डिवाइडेड बाय r बाय 2 विल बिकम इक्वल टू अल्फा. ठीक है. शिवांश 5 बनेगी. चलो देखो, तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. ठीक है. यहां तक आ रहा है सामने. नाउ फॉर सेकंड. अब देखो, ये जो बेलन है ये पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी है. अगर इसकी वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूं तो इस स्ट्रिंग्स के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी भी v हो गई. तो ये पॉइंट नीचे आ रहा है v1 से, ये पॉइंट है रेस्ट पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3r बाय 2. So you can very well write v1 minus 0 divided by 3r by 2 equal to omega, and you can differentiate this one. This will give you a1 equal to alpha into 3r2. ठीक है. तुम ऐसा भी कर सकते थे कि v1 minus v2 divided by 2r equal to not 2r, r. ये चेक करो, ये समझ में आ रहा है. ये भी करेक्ट थी, इसमें भी कोई गलती नहीं है. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करके बनता a1 माइनस a2 अपॉन r इक्वल टू अल्फा. ठीक है. इवन दिस वुड हैव बीन अ करेक्ट वन. मतलब तुम इनमें से कोई सी भी यूज कर लो. मतलब इन दोनों को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं. मतलब कोई सी भी दो को यूज करके तीसरी प्रूव कर सकते हैं. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस. सो टू इक्वेशंस वी हैव ऑब्टेन्ड. यहां तक आ रहा है सामने. सो ये तो हो गई दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन. अब बस फोर्स इक्वेशन बनानी है. तो ये बेलन के ऊपर फोर्सेस लग गए. ये T2 मैंने 2 बार क्यों लिखा, ये समझ में आ रहा है क्या? T2 2 बार क्यों है? देयर आर टू स्ट्रिंग्स, राइट. ठीक है. जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड स्ट्रिंग्स है, ये उसकी टेंशन हो गई. ठीक है. फिर एक T1 हो गया, एक mg हो गया. सो दीज आर द ओनली फोर्सेस. तो फोर्स इक्वेशन में हम लिखेंगे mg प्लस T1 माइनस 2T2 इक्वल टू ma2. ये फोर्स इक्वेशन देख लो, ये क्लियर है क्या? ठीक है. अच्छा, ये इक्वेशन कितने लोगों ने लिख ली थी? किन किन की ये इक्वेशन करेक्ट हुई है? किन किन की ये इक्वेशन करेक्ट है? शिवांश, अनन्या, गिरीश, ऋषिका. और राइट, कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉर्क इक्वेशन. ठीक है. टॉर्क इक्वेशन देख लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं. ठीक है. इसके अबाउट तो T2 का टॉर्क हो जाएगा 2T2 इंटू r बाय 2. ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे. ठीक है. और T1 का हो जाएगा T1 इंटू r, एंड बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट दिस बेलन इन द क्लॉकवाइज सेंस. ऐड कर देंगे इक्वल टू i अल्फा. ये कितनों की करेक्ट हुई है? टॉर्क इक्वेशन देखो, साइन वाइन सब करेक्ट होना चाहिए. मतलब अगर डिफरेंस है साइन में तो करेक्ट मत बोलना. ठीक है. अनन्या गॉट दिस करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? गिरीश गॉट दिस करेक्ट. अनन्या, तुम्हारा साइन में डिफरेंस था क्या? ऑलराइट. ओके. शिवांश मेड अ मिस्टेक देयर. व्हाट अबाउट यू ऋषिका? तुम्हारी क्या पूरी अलग आ रही है इक्वेशन? अच्छा, मिल ही नहीं रही. ओके. सो बी केयरफुल. ये जो मिस्टेक्स कर रहे हो इनको नोट करो. मतलब नोट करने का मतलब इनको ध्यान में रखो. मतलब अपने ब्रेन में एक अलर्ट क्रिएट करो कि हमने इस तरह की मिस्टेक करी थी, ताकि ये रिपीट ना हो.
ठीक है, रिपीट फिर भी होंगी, बट ईच टाइम यू ट्राई टू टेल योरसेल्फ कि ये मिस्टेक मैंने करी है, यू टेक नोट ऑफ दिस, यू टेक अ मेंटल नोट ऑफ द मिस्टेक्स, देन ओनली यू कैन अवॉइड देम, मतलब चांसेस बढ़ते हैं अवॉइड करने के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ इक्वेशन पे। फिफ्थ तो बहुत इजी है, आई डोंट सपोज कि ये किसी की रॉन्ग हुई होगी, डोंट टेल मी कि ये किसी ने रॉन्ग करी है, सबने करेक्ट करी है। ठीक है, so we solve these five equations and we get the answer this probably। ठीक है, करके देख लेना। अल्फा मैंने निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, फ्रॉम अल्फा यू कैन गेट दी अदर वैल्यूज। ठीक है, राइट, सो लेट मी टेल यू कि तुम गैलेक्सी में से कौन कौन सी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी टेल यू गैलेक्सी में से कौन कौन सी एक्सरसाइज यू कैन नाउ अटेम्प्ट। ओके गाइस, इसमें ना गैलेक्सी की जगह आई एम गोइंग टू शेयर असाइनमेंट्स है, क्योंकि गैलेक्सी में क्या है, चीजें उतना डिटेल में कवर्ड है नहीं इसमें, मतलब सी यू कैन अटेम्प्ट टिल एग्जांपल नंबर 5.10। ठीक है, नो नॉट 5.10, 5.8, 5.8। ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई बीच में, तो आई टेक अप काइनेटिक एनर्जी अ लिटिल बिट लेटर, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। सो you can attempt exercise number 5.1। ठीक है, no actually people are more but respond only you four are responding। ठीक है, मे बी जो भी शायद हो सकता है कुछ एंगेजमेंट, सो प्रोबेबली पीपल वॉच द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, so you can attempt till example number 5.8 and I'll share two assignments with you, like in fact more than three। ठीक है, I'll share more than three assignments। Apart from you four, Rooney is there, Joel is there and Yotsna is there। Right, so I'll be sharing assignment for this rotation chapter, like you can attempt galaxy later on when we have covered sufficient theory, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ। So I'll be sharing some assignments। ठीक है, based on whatever we have done till now, I'm going to share assignments and then maybe you can attempt galaxy later on। ठीक है, चलो let's end this session today। So tomorrow we don't have a session, day after tomorrow we have a session, all right। No, I'll send the assignment on WhatsApp। Okay, I'll send the assignment on WhatsApp। ठीक है, whatever you are getting here from here as session notes, वो सब तो extra है, मतलब टाइम मिले कर लो। ठीक है, yes, yesterday's class also I'll share assignment। ठीक है, maybe by tonight I'll share। ठीक है, cos 3 थीटा को तुम cos 2 थीटा में देखो, इधर cos 3 थीटा के लिए ये करो, cos 3 cos क्यूब थीटा बोल रहे हो ना, या cos 3 थीटा बोल रहे हो, cos क्यूब थीटा, राइट। या cos cube theta can be written as cos square theta into cos theta, and cos square theta can be written as 1 minus sin square theta into cos theta, right? We can do this। So integration of cos cube theta d theta can be written as integration of 1 minus sin square theta इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो पहला इंटीग्रल बनेगा ये, विच कैन बी डन इजीली, विच इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, और सेकेंड इंटीग्रल बनेगा ये समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन इज इजीली डूएबल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आ जाएगा ना, तो फर्स्ट तो हो गया। एनी डाउट्स, सही है ना, एवरीथिंग ओके। अब सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में सब्सटीट्यूशन यूज करो। ठीक है, कौन सा सब्सटीट्यूशन,
अगर हम साइन थीटा को t मान ले तो कॉस थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। चेक करो, ठीक है। सो दिस नाउ बिकम्स साइन थीटा माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t की जगह व्हाट यू कैन पुट, t की जगह यू कैन पुट साइन थीटा। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप है ना। साइन थीटा को हमने t मान लिया, ठीक है। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, देन आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा d थीटा बाय dt इक्वल टू 1। d थीटा को उधर ले जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप होता है ना ये, राइट। एंड शिवांश, आई एम एंडिंग द सेशन, यू विल गेट सेशन नोट्स, वहां से देख लेना तुम्हें जो भी चाहिए। अब क्या प्रीवियस स्लाइड ये लो। ऑलराइट, ग्रेट। चलो ठीक है, एंडिंग द सेशन गाइस, सी यू day after tomorrow. Bye bye, take care, bye. I'll share the assignments, okay? Bye bye, it's still afternoon, Rishika. Bye.